हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस सुपर फास्ट वीडियो में जिसे सबसे टफ माना जाता है यानी कि पैडागॉजी सेक्शन, हिंदी का व्याकरण जो होता है वो तो सही होता है, लेकिन जो पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं एग्ज़ाम में, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। आज की यह वीडियो उसी पर आधारित है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन है भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो दोस्तों, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो समाज का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर एक बच्चा है, अगर उसके स्कूल की बात करें तो स्कूल में बच्चा सीमित समय तक ही रहता है, जैसे कि 4-5 घंटे तक रहता है और सीमित समय तक ही पुस्तकों को पढ़ेगा। लेकिन समाज में मित्र, परिवार, आस पड़ोस के लोग होते हैं जो कि परस्पर अंतःक्रिया से बच्चा भाषा को अर्जित करता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता सीमित होती है, या फिर बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर चौमस्की के अनुसार बात की जाए तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौमस्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चौमस्की भाषा विकास के जनक के रूप में माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। आपके ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, या बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो दोस्तों, अगर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका देखा जाए तो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में अगर भाषा का विकास करना है, भाषा का आकलन करना है, तो बच्चों में भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होगा। चौथा प्रश्न है, भाषा किसका साधन है। आपके ऑप्शन है वाचन का, भावाभिव्यक्ति का, लेखन का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा अगर देखा जाए तो यह भावाभिव्यक्ति का साधन होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम अपनी बात किस तरह दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, इसमें यह देखा जाता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो दोस्तों, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो यह कथन है आपका महात्मा गांधी का। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भावों एवं संवेगों की भाषा है। आपके ऑप्शन है रचनात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या लिपिकीय। तो दोस्तों, भावों एवं संवेगों की भाषा जो होती है वो होती है भावात्मक। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भावात्मक रूप से जो भाषा जुड़ी हुई है उसी में भाव पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्वक श्रवण, या ध्यान पूर्वक श्रवण। तो दोस्तों, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ होता है बोधपूर्वक श्रवण। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों याद रखिए, केवल जिस ऑप्शन में हो उसको आपको कतई नहीं लेना है। केवल हो गया, ही हो गया, ये सभी निगेटिव पॉइंट में आ जाते हैं। बोधपूर्वक श्रवण का मतलब होता है बोधात्मक चीजें ही सुनने के रूप में आती है। एक होता है नज़रअंदाज करना, आप सुन तो रहे हो लेकिन आप बोधपूर्वक नहीं। अगर कोई कुछ कह रहा है और आप नहीं सुन रहे हो तो आप कहेंगे ना कि आपने कुछ कहा क्या। 8वां प्रश्न है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। आपके ऑप्शन है सुनने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की। तो दोस्तों मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करता है, वह करता है सुनने की। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अपने आस पड़ोस, अपने घर में इधर उधर सभी लोग बातें करते रहते हैं, तो हम सुनते हैं। जितना हम सुनते हैं उतना हम बोलते नहीं हैं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 9वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रधान साधन है। आपके ऑप्शन है अंग्रेजी की शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रधान साधन है मातृभाषा की शिक्षा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बालक के संवेग अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। आपके ऑप्शन है घनिष्ठ, सामान्य, अच्छा, या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों देखा जाए, बालक के संवेग अस्थायी भावों का मातृभाषा से संबंध जो होता है वो घनिष्ठ होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है भाषा क्षमता पर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषा क्षमता ही यह बताएगी कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कैसा है, बौद्धिक विकास कैसा है, नैतिक विकास कैसा है, या उसका सांस्कृतिक स्तर कैसा है। ये कौन बताएगा, ये भाषा क्षमता ही बताएगी। 12वां प्रश्न है, वर्णमाला है। आपके ऑप्शन है वर्णों का समूह, वाक्यों का समूह, शब्दों का समूह, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों वर्णमाला की अगर बात की जाए तो यह वर्णों का समूह होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शब्द भंडार द्योतक है। दोस्तों द्योतक का अर्थ क्या होता है, आप पहले वो जान लीजिए। द्योतक का अर्थ होता है किसी चीज को प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। तो शब्द भंडार द्योतक है। आपके ऑप्शन है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द भंडार द्योतक होता है भाषा विकास का। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। आपके ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, वचन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मौखिक भाषा की अंतिम इकाई जो होती है वह होती है ध्वनि। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंदी की उपभाषा है। आपके ऑप्शन है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा जो है वो उपर्युक्त सभी है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं। आपके ऑप्शन हैं एक, अनेक, दो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर उपभाषा की बात की जाए तो उपभाषा में अनेक बोलियां सम्मिलित होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषा में हम काउंट की बात कर सकते हैं लेकिन उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं। 17वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपके ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्द भंडार। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वर्णों की संख्या देखी जाए दोस्तों तो वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है।
18वां प्रश्न है लिपि है। लिपि क्या है? आपके ऑप्शन है वर्णों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लिपि जो है वह है वर्णों की व्यवस्था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्णों से ही भाषा का निर्माण होता है। 19वां प्रश्न है भाषा का ग्रहण पक्ष है। आपके ऑप्शन है सुनना एवं पढ़ना, लिखना। तो दोस्तों भाषा का ग्रहण पक्ष जो होता है वो होता है सुनना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भाषा को हम सुनकर ही ग्रहण कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बोलना एवं लिखना भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को दर्शाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी बातें या अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तो कैसे प्रकट करते हैं? या तो आप बोलकर प्रकट करते हैं या फिर आप लिखकर प्रकट करते हैं। 21वां प्रश्न है नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? आपके ऑप्शन है रुदन, क्रंदन, बलबलाना, कूइंग। तो दोस्तों अगर नवजात शिशु की भाषा को देखा जाए तो वह किस रूप में होती है? तो वह होती है आपका रुदन के रूप में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नवजात शिशु को अगर भूख लगती है तो वो बोल नहीं पाता है, वो रुदन के माध्यम से ही बता सकता है कि उसको क्या आवश्यकता है। वो रोता ही है कि उसको भूख लगी है या उसको कुछ समस्या है। 22वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। आपके ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत व अभिनय प्रणाली। तो दोस्तों अगर प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली को देखा जाए तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गीत व अभिनय प्रणाली, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कविता को गाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें लयबद्धता होती है, उसमें अभिनय भी होता है। 23वां प्रश्न है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके ऑप्शन है परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर भाषा विकास को देखा जाए तो प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता भी है। अगर आप परिपक्व हो गए हैं तो पहले और आज में अंतर होगा। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक प्रेरणा भी है। प्रेरणा, अगर आप किसी से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं तो आप आगे कार्य करेंगे। और तीसरा है स्वास्थ्य। भाषा विकास स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप बीमार हैं, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके भाषा का विकास नहीं हो पाएगा, आपकी भाषा प्रभावित होगी। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। आपके ऑप्शन हैं 2 प्रकार की, असंख्य प्रकार की, सीमित संख्या में या केवल संयुक्त। दोस्तों प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। 25वां प्रश्न है लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन हैं भाषा, वाणी, मनोभाषिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना ये सभी वाणी के अंतर्गत आता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है अधिगम, शिक्षण, स्मरण या विस्मरण। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का सार्वभौमिक प्रक्रिया जो है वो होती है अधिगम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अस्थायी रूप से सीखना ही अधिगम कहलाता है। 27वां प्रश्न है मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। आपके ऑप्शन हैं पाठन प्रक्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है भाषा द्वारा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? आपके ऑप्शन है स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या खेल पद्धति। तो दोस्तों अगर मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो अमौखिक अभिव्यक्ति के लिए आप खेल पद्धति को अपनाएंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खेल खेल में बच्चों को आप बहुत कुछ सिखा पाएंगे। 29वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? आपके ऑप्शन है लिखने का, बोलने का, श्रवण का, पठन का। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो वह कराना चाहिए आपको लिखने का। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां और लास्ट प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है शब्दार्थ बोध, मनोरंजन, मापन क्षमता या भावानुभाव। तो दोस्तों कविता शिक्षण की अगर बात हो रही है तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है भावानुभाव। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कविता को गाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें लयबद्धता होती है, उसमें अभिनय होता है और कविता का रस स्वादन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो, आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।